हेलो फ्रेंड्स, आज है 27 मार्च 2024। आज के स्पेशल करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं स्पेशल डेज़ के साथ। आज है 27 मार्च और आज है वर्ल्ड थिएटर डे। आज के दिन विश्व भर में विश्व थिएटर दिवस मनाया जाता है। आज के करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है, जो वर्तमान में न्यूज़ हेडलाइन बना हुआ है। भारत में धन शोधन निवारण अधिनियम सन 2002 और उससे जुड़े नियम कब लागू हुए? ये अधिनियम सन 2002 में बना था, लेकिन इसके जो नियम लागू हुए हैं इसके बारे में पूछा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, सन 2005 में। सन 2005 में इसके नियम लागू हुए थे। ये मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम सन 2002 अपने नियमों के साथ 1 जुलाई सन 2005 को लागू हुआ था। यह अधिनियम एनडीए के सरकार के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों से निपटने, जितनी भी मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित गतिविधियां होती हैं उनसे निपटने और अवैध तरीकों से प्राप्त संपत्ति को जब्त करने की सुविधा के लिए बनाया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सौर विषुव प्रतिवर्ष कितनी बार होता है? सौर विषुव का मतलब होता है सन जब इक्वेटर से गुजरता है, ऐसा साल में कितनी बार होता है। तो अभी हाल ही में दोबारा से जो सन है वो इक्वेटर से गुजरा है, तो क्वेश्चन बन जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, 2 बार। लेकिन एक बार विश्लेषण पर नज़र रखते हैं। सौर विषुव साल में 2 बार होता है और ये लगभग 20 मार्च और 23 सितंबर के आसपास होता है। यह घटना उन क्षणों में चिन्हित की जाती है जब सूर्य सीधा पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर होता है और इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी के जो अक्षीय झुकाव है और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा के कारण जो दिन और रात का समय की लंबाई होती है वह समान हो जाती है। प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई पर पहला वैश्विक प्रस्ताव किस संगठन ने अपनाया? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब रहने वाला है, संयुक्त राष्ट्र यानी कि अमेरिका। एक नज़र इस क्वेश्चन के विश्लेषण पर रखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएनजीए ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अपना पहला वैश्विक प्रस्ताव अपनाया था और संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा यह प्रस्तावित और चीन और इसके अलावा 120 से अधिक अन्य देशों के द्वारा सह प्रायोजित इस प्रस्ताव का उद्देश्य मानवाधिकारों की रक्षा करना एआई से और पर्सनल डेटा यानी कि व्यक्तिगत डेटा की रक्षा करना, इसके अलावा जितने भी संभावित जोखिम हैं उनके लिए एआई की निगरानी को करना है। यूएनजीए जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और यूएनजीए की जो स्थापना है सन 1945 में हुई थी। इसके अलावा वर्तमान में यूएनजीए के जो अध्यक्ष हैं डेनिस फ्रांसिस हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI देश भर में कितनी माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए योजना बना रहा है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा, 34। तो FSSAI जो रोग जनकों के लिए भोजन का परीक्षण करने के लिए पूरे भारत में लगभग 34 माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशालाएं स्थापित करने की योजना बना रहा है। इन प्रयोगशालाओं का जो उद्देश्य है वह खाद्य विषाक्तता यानी कि खाद्य में जहर की जांच करना और डायरिया संबंधित बीमारियों से संबंधित मुद्दों का समाधान करना है। यह पहल खाद्य उत्पादों में माइक्रोबियल जो संशोधन है उनकी निगरानी करना, उसे कम करने के लिए FSSAI के प्रयासों का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि P&G के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे घोषित किया गया है? P&G एक कंपनी है काफ़ी अच्छी और इनके जो नए कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO बने हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा, कुमार वेंकट सुब्रमण्यम। ये इनके नए CEO बने हैं। तो जो कुमार वेंकट सुब्रमण्यम हैं इन्हें 1 मई 2024 से प्रभावी P&G इंडिया के जो नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO के रूप में घोषित किया गया है। इनके पास P&G के उनके पास P&G के साथ महत्वपूर्ण अनुभव है। इसके अलावा उन्होंने P&G इंडिया में जो बिक्री टीम का नेतृत्व भी किया है।
इसके अलावा बाद में सीईओ के रूप में इन्होंने विभिन्न भूमिकाओं में काम किया है। P&G ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की एक कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यूनेस्को का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा, पेरिस। जो यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस में पेरिस में है। सन 1945 में यूनेस्को की स्थापना हुई थी। इसका जो उद्देश्य था वह विश्व स्तर पर जो विश्व धरोहर स्थल हैं उनको नामित करना और संरक्षित करना यूनेस्को की जिम्मेदारी है। इसके अलावा यूनेस्को की जो अस्थायी सूची है उसमें भारत में मध्य प्रदेश के कुछ नए जो विरासत स्थल हैं उन्हें शामिल किया गया है, जैसे ग्वालियर किला, धमनार रॉक कट गुफाएँ, भोजपुर में भुजेश्वर महादेव मंदिर, चंबल घाटी रॉक कला स्थल, खूनी भंडारा बुरहानपुर और रामनगर और मंडला गोंड स्थल। आड्रे ओजेले यूनेस्को के वर्तमान में महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन जाता है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 7। ब्रह्म मुंबई नगर निगम के नए आयुक्त के रूप में, नए आयुक्त का मतलब होता है कमिश्नर, नए कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा, भूषण गगरानी। तो अभी हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा भूषण गगरानी को ब्रह्म मुंबई नगर निगम का नया कमिश्नर नियुक्त किया है। यह नियुक्ति महाराष्ट्र के नागरिक प्रशासन में हालिया विकास का एक हिस्सा है, जिसमें थाने और नवी मुंबई के लिए नव नियुक्तियाँ की गई हैं। आगे हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पिछले 9 वर्षों में भारत में जो बीमा क्षेत्र है उनके माध्यम से कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित हुआ, यानी कि FDI कितनी आई है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। 53,900 करोड़ रुपए की FDI भारत में आई है। अभी वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी के अनुसार भारत में बीमा क्षेत्र में लगभग पिछले 9 वर्षों में प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली FDI जो आई हैं वह 53,900 करोड़ रुपए की भारी धनराशि ये निवेश आकर्षित हुई है। यह पर्याप्त FDI प्रभाव भारतीय बीमा बाजार में निवेशकों के विश्वास और रुचि को दर्शाता है। इसी तरह आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। NCC और NPCAL के बीच में समझौते का फोकस क्या है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शनों में ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा, परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग। अब जानते हैं NCC के बारे में। NCC का पूरा नाम होता है नेशनल कैडेट कोर, जो NCC का कोर्स करते हैं सभी, और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि NPCIL के बीच एक साझेदारी हुई है। और इस साझेदारी का जो उद्देश्य है भारत में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना है। यह पहल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए जो परमाणु ऊर्जा है, न्यूक्लियर पावर है, के लिए जो वैज्ञानिक हैं उनकी लाभकारी पहलुओं के बारे में जनता को शिक्षित करना और संवेदनशील बनाने पर केंद्रित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, लेसेंट अध्ययन के अनुसार सन 2050 में भारत का अनुमानित प्रजनन दर क्या रहेगा? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। ये किसी भी देश की पॉपुलेशन काउंटिंग करते समय, किसी भी देश की जनसंख्या की गिनती में सबसे अहम भूमिका निभाता है प्रजनन दर। लोसेंट अध्ययन के अनुसार भारत में प्रजनन दर सन 2050 में गिरकर 1.29 हो जाएगी। अगर बात करें 2021 की, तो 2021 में ये 2 से कम थी। और यह महत्वपूर्ण गिरावट एक वैश्विक प्रवृत्ति का हिस्सा है। वैश्विक यानी कि वर्ल्ड वाइड अगर इस चीज़ का अगर गिरावट होती है तो ये अच्छी मानी जाती है। जहाँ कुल प्रजनन दर सन 1950 में भारत की 4.8 बच्चों से कम हो गई है। ठीक है, जब 1950 में जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय पर पहली बार जब काउंटिंग हुई थी तो उस समय जो भारत की प्रजनन दर थी 4.8 थी। लेकिन
21 में 2.2, भविष्य में लेसेंट अध्ययन के अनुसार सन 2050 तक 1.29 रह जाएगी। अब चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11। पशुपति कुमार पारस के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसे नियुक्त किया गया है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में हमारा सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, किरण रिजिजू। तो आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अभी हाल ही में बिहार में एनडीए सीट बंटवारा हुआ है और बंटवारे में समझौते से जो आरएलजेपी है उन्हें बाहर होने के कारण जो पशुपति कुमार पारस हैं उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। उनके बाद किरेन रिजिजू को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री के रूप में अतिरिक्त प्रभार के साथ नियुक्त किया गया है। भारतीय राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने पारस का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पोर्टफोलियो की देखरेख के लिए रिजिजू को नियुक्त किया है। तो ये रहे आज तक के सभी करंट अफेयर आज के। मुझे विश्वास है कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। मिलते हैं ऐसे नए अपडेट और नए करंट अफेयर के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।